धन्यवाद राजीव जी। एक तो मैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी साहब से बहुत विनम्रता पूर्वक असहमत हूं कि ये प्रधानमंत्री के 3 घंटे से ज्यादा समय को लेकर के इनको आपत्ति है। अगर हम अपने इमेज बिल्डिंग में लगे हुए हैं तो 3 घंटा नहीं 13 घंटा हम खर्च करेंगे। अगर मुझे अपने अपने को मैं अगर आत्मश्लाघा में व्यस्त हूं तो मैं 24 घंटे खर्च करूंगा। तो ये प्रकाश जी का यह जो आपत्ति है, यह मुझे कहीं से भी तर्क संगत नहीं लगता। प्रधानमंत्री जी हैं, उनको पूरी आजादी है कहने की। अगर और आप ये भी सोचिए कि जो पॉडकास्टर है उन्होंने क्या कहा कि वह आध्यात्मिक रूप से बात करना चाहते हैं। उनके इनिशियल स्टेटमेंट पर सुनिए आप। और उन्होंने ये भी, अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से किसी धर्म गुरु से बात करना चाहता है तो प्रकाश जी क्यों नाराज हो रहे हैं? अगर वो ये कहना चाहते हैं कि वो एक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री से, तो प्रकाश जी को खुश होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह प्रधानमंत्री जी से बात करने के पहले 48 घंटे का उपवास रखा उन्होंने। और आप इस कथन के बाद पत्रकारिता संबंधी साक्षात्कार की आप उम्मीद कर रहे हैं? इसके लिए था ही नहीं वो। यह जो पूरा का पूरा पॉडकास्ट है, यह क्या इस विषय पर है कि प्रधानमंत्री देश के और दुनिया के विभिन्न विषयों पर अपनी राय रखना चाहते हैं? जो ज्वलंत सवाल इस देश के भीतर हैं, दुनिया के पैमाने पर उठ रहे हैं, उन पर कोई बात करना चाहते हैं? अभी भी 10 सालों तक देश का प्रधानमंत्री रहने के बावजूद अगर आप अपने बचपन में ही जी रहे हैं कि हमारा बचपन कितनी गरीबी से बीता, कितने हमने संघर्ष की, अगर अभी वही उल्लेख आपके पास बचा हुआ है, 10 साल की उपलब्धियों की बात करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, तो यह पॉडकास्ट सुनने लायक भी है कि नहीं है? यह सवाल होना चाहिए। सवाल है कि आखिर किस बात के लिए पॉडकास्ट सुना जाए? सब जितने सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं सब इसको ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर धुआंधार चल रहा है। हम अपने प्रधानमंत्री से क्या सुनना चाहते हैं? एक भविष्य का आश्वासन और वर्तमान की बेहतरी। क्या इस पूरे के 3 घंटे के प्रवचन में यह बात कहीं से दिखाई पड़ती है? अगर शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोग अपने लाखों करोड़ रुपए के डूब जाने को लेकर के आशंकित हैं, तो क्या इस पॉडकास्ट में कोई उसका जवाब है? अगर अमेरिका के द्वारा टैरिफ को बढ़ाए जाने का जो मुद्दा गर्म है पूरी दुनिया में, उसके ऊपर उन्होंने जो प्रधानमंत्री भारत को उन्होंने एक्सपोज करने की बात कही, क्या इस प्रश्न का जवाब है? क्या अमेरिका के द्वारा जो गैर अभिलेखों के कारण जिन लोगों को वहां से देश में वापस भेजा गया है, हथकड़ियों में, जंजीरों में और बेड़ियों में, उन सवालों का जवाब है? और अगर नहीं है तो यह केवल और केवल अपने बारे में बताने के अलावा क्या है? और अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में 3 घंटा बता रहा है तो मुझे तो लगता है कि प्रकाश जी को यह समय कम लगना चाहिए और समय मिलना चाहिए उनको अपनी बात बताने के लिए। सवाल इस बात का है ना कि अगर आप देश के सवाल पर बात नहीं करना चाहते हैं तो किन विषयों पर आप बात करेंगे? प्रधानमंत्री से लोग क्या सुनना चाहते हैं कि नहीं? ऐसे किसी विषय पर कोई चर्चा नहीं है उसमें। और हम तो, जब मैंने इनिशियल स्टेटमेंट सुना तभी मैंने कहा कि सुनने का विषय नहीं। अगर मेरी कोई आध्यात्मिक रुचि है तो निश्चित रूप से आप सुनेंगे। खैर, अब बात आपने कही वक्फ बिल की। सवाल यह है कि अगर वक्फ का मसला केवल यह मसला नहीं है, वक्फ की संपत्ति कौन सी संपत्ति है? लोगों ने अपनी निजी संपत्तियां धार्मिक कार्यों के लिए अपने दान कर दिया। हम दान क्यों करते हैं? हम दान किसी व्यावसायिक उद्देश्य से करते नहीं है। और हमें चाहते हैं कि जिसको हमने दान किया है वह व्यक्ति उसका उपयोग करे, उसका रखरखाव करे। आपको इस बात पे भी आपत्ति होती है कि हमारे द्वारा दान की गई संपत्तियां बेची जा रही, इस पे आपत्ति भी होती है लोगों को। वक्फ पूरी तरह से खुदा को दी गई संपत्ति है जो लोगों ने अपने मालिकाने हक में रहने वाली संपत्तियों को दिया। उसके रख रखाव के लिए एक वक्फ बोर्ड बना हुआ है जो कानून सम्मत है। संसद ने उसके बारे में कानून बनाया। अगर वक्फ बोर्ड कोई गलत काम कर रहा है, उसकी शिकायतें मिल रही हैं, तो उन शिकायतों को दूर किया जाना चाहिए, न कि पूरी की पूरी संस्था को आप समाप्त करने के प्रयास करने लगे। ये कोई तर्कसंगत तो है नहीं।
वक्त का मसला वही है जो लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये विषय है, और यह विषय न केवल अल्पसंख्यकों में, मैंने मुसलमानों में, समाज के सभी वर्गों में एक तरह की सुरक्षा का भाव पैदा करेगा। श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को यह बात नहीं पता होगा कि पता नहीं कल हमारे बारे में क्या निर्णय ले लें। चर्चों के रखरखाव के लिए जो सोसाइटीज हैं उनके मन में भाव पैदा नहीं होगा कि कल चर्च की संपत्तियों को लेकर के सरकार कौन सा नियम बना दे। लोग मन में बात पैदा होगी। लोगों ने सार्वजनिक उपयोग के लिए जो संपत्तियां छोड़ रखी हैं और जिनका रख रखाव विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, उनके मन में असुरक्षा का भाव नहीं पैदा होगा कि सरकार अगर किसी तरह से संपत्ति लेना ही चाहती है और इसके बिना अगर वक्फ बोर्ड को समाप्त कर सकती है तो किसी बोर्ड को समाप्त कर सकती है, बिल्कुल किसी भी संस्था को समाप्त कर सकती है। और अगर आप संपत्तियों को लेते हैं और उसका मुआवजा भी नहीं देते, सार्वजनिक उपयोग के बारे में कोई आप घोषणा भी नहीं करते, अब तक जो आपका इतिहास है वो है कि सार्वजनिक संपत्तियों को उद्योगपतियों के हाथ में सौंप देना। हवाई अड्डे बनाते हैं आप सार्वजनिक संपत्ति से, किसानों से आप उसका जमीन अधिग्रहण करते हैं और व्यावसायिक उपयोग के लिए आप उद्योगपतियों को दे देते हैं, और वो उद्योगपति फिर उन्हीं सामान्य नागरिकों से 1.5 गुना 4 गुना 10 गुना पैसा वसूल करता है। तभी आप कुछ नहीं बोलते। जिन उद्योगपतियों को आपने भूमि अर्जित करके उद्योग लगाने के लिए जमीन दी, वह निर्धारित समय सीमा के भीतर उस जमीन का उपयोग नहीं करते, ऐसी जमीन पड़ी रहती है और किसान अपनी संपत्ति से वंचित हो जाता है, अपनी जमीन से वंचित हो जाता है। तो यह वक्फ का मसला केवल यह मसला नहीं है कि आप अल्पसंख्यकों को, खासतौर से मुसलमानों को आप टारगेट कर रहे हैं और उनकी पूरी संस्था को ध्वस्त कर देना चाहते हैं। यह मसला समाज के उन सभी वर्गों के अंदर बेचैनी पैदा करता है और सुरक्षा का भाव पैदा करता है जो अपनी संपत्तियों और अपने संसाधनों का रख रखाव अपने असर से करना चाहते हैं और जो कानूनन उनको अधिकार प्राप्त भी है। भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक मुद्दों को उठाने में माहिर है, लेकिन इस भावनात्मक मुद्दे से अगर वह ध्रुवीकरण की बात सोचती है वो संभव नहीं है, क्योंकि इससे किसी भी वर्ग को कोई फायदा होता दिखता नहीं। सवाल निश्चित रूप से वक्फ की संपत्तियों को लेकर ढेर सारी शिकायतें हैं, लेकिन उन शिकायतों का समाधान कीजिए आप। पिछले 10 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, 20 वर्षों से अधिक समय से मध्य प्रदेश में सरकार में है, वर्ष 2002-3 से गुजरात में सरकार में है ये भारतीय जनता पार्टी। वहां जो वक्फ की शिकायतें, उन शिकायतों को दूर करने के लिए कौन से आपने प्रयास किए? बिहार में जहां भी ये मुद्दा, वहां भी ये मुद्दा बहुत गर्म है, उस राज्य में भी आप इन प्रकार किसी तरह से आप सत्ता में लंबे समय तक है, वहां आपने वक्फ से संबंधित विवादों के समाधान के लिए कौन से प्रयास किए? समस्या का समाधान करने के बजाय अगर आप उस पूरी की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि इसके लिए आपको जन समर्थन मिलेगा। और अगर किसी मुद्दे पर, और यह विषय इस बात के लिए भी गंभीर होगा कि आप किसी समस्या का समाधान नहीं करना चाहते, बल्कि देश के सामने जो ज्वलंत समस्याएं हैं उससे लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। जी, आज इस देश का नागरिक ये जानना चाहता है कि सरकार महंगाई को रोकने के लिए क्या कर रही है। आज इस देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि पिछले 5-6 महीने से जो लगातार शेयर मार्केट में गिरावट आ रही है, लोगों के पैसे डूब रहे हैं, उसको बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है। लोगों के सामने विषय है कि रुपए का जो अवमूल्यन होता जा रहा है और डॉलर मजबूत होता जा रहा है, इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। इन प्रमुख विषयों पर बात करने के बजाय अगर आप वक्फ जैसे मुद्दे को लेंगे जिसका समाधान प्रशासनिक स्तर पर किया जा सकता है, अगर आप इसका मतलब आप गंभीर विषयों को या जो जनता से जुड़े हुए सरोकार है उस पर कोई नहीं बात करना चाहते, तो यह विषय इस बात पर भी के लिए संकेत करता है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय नॉन इश्यू को इश्यू बनाना चाहते हैं और लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। वक्फ का मुद्दा केवल मुद्दा नहीं है। मेरा मानना है कि सभी वर्गों में जो अपनी संपत्तियों के रखरखाव खुद करना चाहते हैं उनके मन में भय पैदा करेगा और सामान्य नागरिक के मन में भाव पैदा करेगा कि सरकार किसी समस्या का समाधान करने के अलावा लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। जी, इसलिए समाज के सभी वर्गों में इसको लेकर के हलचल है और आज सरकार किसी विषय बात नहीं करना चाहती। जो अभी तेजस्वी यादव का आपने बयान सुनाया, भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में है, सरकार में साझेदार है, कानून व्यवस्था के लिए तमाम तरह के दावे करती है। या तो तेजस्वी यादव के बयान को आप खारिज कीजिए या जो उन्होंने सवाल उठाए हैं उसका जवाब दीजिए। और अगर आप सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो सवाल तो पैदा होगा ही कि आखिर सत्ता में रह करके जिन विषयों को लेकर के आप जंगल राज की बात का आरोप लगाते रहे आरजेडी के ऊपर, आपका राज कौन सा है।
अगर इतने बड़े पैमाने पर अपराध वहां हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था को लेकर के लोगों के मन में किसी तरह का आश्वासन नहीं है, तो फिर आप किस बात के लिए शासन में, फिर किस बात के लिए आप लालू यादव और आरजेडी की आलोचना करते रहते हैं? अब तो उन्हीं आरोपों से आप भी गिरे हुए हैं। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या है, इसीलिए वो ऐसे विषयों की चर्चा करती है। वो 3 घंटे का पॉडकास्ट करेंगे प्रधानमंत्री जी, कुछ और चर्चा छेड़ देंगे। जो मूल सवाल है, मणिपुर की बात आप क्यों नहीं करना चाहते? कौन करेगा उस पर? अगर आप, और जो आप बात भी करेंगे, जिन विषयों पर आप बात भी करेंगे, वो भी तथ्यों के कितने नजदीक है। इसी पॉडकास्ट में चीन के बारे में जो बात कही है प्रधानमंत्री जी ने, क्या आप उसे सहमत हो सकते हैं? यह देश सहमत हो सकता है? सवाल अगर कोई बात भी करें, आप तथ्यपरक बात करें, लोगों को लगे कि हाँ आप किसी तरह का आश्वासन देना चाहते हैं, आपकी बात को लोग गंभीरता से लेंगे। प्रधानमंत्री से इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं करते। तो चाहे प्रधानमंत्री का विभिन्न विषयों पर दिया गया बयान हो, चाहे ये वक्त का इशू हो, मेरा अपना ये मानना है कि लोगों के अंदर कोई इसी तरह का सुरक्षा का भाव नहीं पैदा होता, बल्कि तमाम वर्गों में बेचैनी होती है कि यह सरकार अपने कतिपय उद्योगपतियों के लिए किसी सीमा तक जा सकती है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए। जी जी बिल्कुल।